कि उस यात्रा का वर्णन, कि उस यात्रा में उनके साथ कौन-कौन से व्यक्ति थे, उन्होंने क्या-क्या कठिनाइयाँ आई। लेखक मधुकर उपाध्याय, उन्होंने अपने उस यात्रा में गांधी जी के साथ जो भी अनुभूति, जो भी उनके साथ हुआ, उसका वर्णन। सबसे पहले रास स्थान का नाम। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वल्लभ भाई पटेल जो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही चैप्टर के कि उस रास के बूढ़े बरगद ने, जहां पर वो कुछ समय के लिए रुके थे यात्रा के दौरान, तो दांडी कूच कूच रवाना होने के लिए उसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को जब रास पहुंचे, उन्हें वहां भाषण देना नहीं था, कि वहां पर अंग्रेजों द्वारा उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, तो ये नीति थी कि कोई भी लोग जो थे वो इकट्ठे होकर कोई सभा, कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे, और ऐसा करने पर कानून भंग, कि उनकी तरफ से ये समझा जाता था, अंग्रेजों की तरफ से, कि इन्होंने हमारा नियम जो है वो तोड़ा है, कि उन्हें वहां भाषण नहीं देना था। लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, कि लोगों के इस बात के अनुमोदन पर कि आप कुछ समय शब्द इस यात्रा के लिए बोले, तो उन्होंने 2 शब्द कि कम से कम शब्दों में कुछ कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह कि हम इस सत्य के आंदोलन पर जो चल रहे हैं गांधी जी के साथ, इसके लिए आप तैयार हैं? सिर्फ इतना कहने पर उन्हें मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा के कानून को न मानने के कारण, निषेध न मानना, आज्ञा के आज्ञा का पालन न करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस घटना को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, कि इसीलिए पाठ जो है इस घटना से आरंभ हो रहा है, कि उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, वो भी इतना कि क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? तो इसको उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या समझा कि इन्होंने भाषण दिया है, हमारे नियम को भंग किया है, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी में अब अंग्रेज अपने लाभ के लिए, या कहीं ना कहीं अपना जो था वो अपना क्रोध शांत करने के लिए, किसी दूसरे के साथ किसी तरह की अनबन है तो उसको शांत करने के लिए भी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेते थे। तो यहाँ यही बताया गया है कि इस गिरफ्तारी का कारण क्या था। स्थानीय कलेक्टर, जो उस समय रास का कलेक्टर था शिलडी, उसके आदेश पर ये आज्ञा पालन की गई, कि जिसने क्या हुआ था, उसकी कौन सी जो रंजिश थी, कौन सा जो क्रोध था, वो पटेल की तरफ निकल रहा था, कि जिसे वल्लभ भाई पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। कि वास्तविक कारण क्या था, कि रास में वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से इम्पोर्टेंट है कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का कारण क्या था। तो कारण क्या था कि उनको इस कानून के भंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया, कि उन्होंने अंग्रेजों के इस नियम को तोड़ा है कि भाषण किसी भी सभा में, कि सभा को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए, उसमें भाषण देने की आज्ञा नहीं थी, और उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया था। पर वास्तविक कारण क्या था, कि सिर्फ उन्हें ये 2 शब्द कहने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पीछे शिलडी, जो उस समय उस स्थान का रास का कलेक्टर था, उसने अपना क्रोध या अपनी जो रंजिश थी उसे निकालने के लिए, कि उस पटेल ने उन्हें पहले अहमदाबाद से भगा दिया था, तो उसको शांत करने के लिए उसने ये गिरफ्तारी करवाई। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, कि स्वीकार कर लिया, कि उन्होंने मान लिया कि अगर ये अंग्रेजी नियम के विरुद्ध है, तो मैंने भाषण देने की उल्लंघना की है, तो मैंने सिर्फ, चाहे उन्होंने एक ही वाक्य बोला था कि क्या आप सब तैयार हो, पर उन्होंने इस अपराध को मान लिया। जज को, अब जो न्यायाधीश था, उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दे, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके सजा दी जाए, कि उसको अपराधी घोषित किया जाए।
पर अंग्रेजों की कठोर नीति, उनकी जो कूटनीतियां थी, उनके अनुसार इस फैसले को लिखने के लिए कि उसने 8 लाइन का फैसला लिखा और उसको लिखने में उसे 1.5 घंटे का समय लगा। गिरफ्तारी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि पहले गिरफ्तार क्यों किया गया, और जब गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा सुनाई देनी थी तो उन्होंने अपना अपराध मान लिया, और उसके बाद न्यायाधीश को इस फैसले को लिखने में 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कानून के अंतर्गत, किस धारा के तहत इसे सजा दूं। पटेल को 500 रुपए जुर्माना और इसके साथ 3 महीने की जेल हुई। ये 3 महीने की सजा सिर्फ एक वाक्य बोलने के कारण, कि उन्हें लग रहा था कि हमारा नियम जो है, हमारा कानून जो है, इस भारतीय ने भंग किया है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया, कि उन्हें रात से गिरफ्तार करने के बाद अहमदाबाद में सजा दी गई बोरसद के पास, और वापस जेल ले जाने के लिए साबरमती जेल ले जाया जाना था। तो साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें जेल लाए जाने की सूचना दी गई, कि उसी जहां पर उनका आश्रम था साबरमती स्थान पर, तो आश्रम का नाम नहीं, स्थान का नाम, तो साबरमती स्थान पर जहां उनका आश्रम था, उसी स्थान पर उन्हें जेल में ले लाया जाना था। तो गांधी को वहीं पर उनकी गिरफ्तारी, उनको दी गई सजा जो 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना, और उनको साबरमती लाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। अब गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, क्षुब्ध, अशांत, नाराज, या अपने मन में अस्थिरता लिए हुए, कि उन्हें लग रहा था कि आंदोलन की शुरुआत जो है वो शांति से, अहिंसा के साथ की जानी चाहिए, बिना किसी नियम, बिना किसी कानून को तोड़े। पर उन पर सबसे पहले उन्हीं के व्यक्ति जिसने इस आंदोलन को शुरू शुरू किया, तो उसी को गिरफ्तार करते हुए ये कहा गया कि नियम भंग किया गया है। तो इस बात से गांधी जी क्षुब्ध थे, अशांत थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की, कि दांडी यात्रा की तारीख बदल सकती है, और वह अपने अभियान पर, कि अभियान इस यात्रा पर 12 मार्च से पहले भी रवाना हो सकते हैं। कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दांडी कूच की तारीख या दांडी कूच को की यात्रा को बदलने के बारे में क्यों सोचा गया, तो पीछे कारण क्या था, पटेल की गिरफ्तारी और उसको दी गई सजा से गांधी अशांत थे, और इसलिए इस तारीख को बदलने का निश्चय किया गया। इस बुक में से आपको पता है कि क्वेश्चन या तो डिटेल में आएगा 5 मार्क्स में, या 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखना है कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्हें लगता था कि गांधी को या उनके आश्रम में रहने वाले बाकी जो सदस्य लोग थे, आश्रमवासी, कि जब उन्हें मोटर से इस तरह रास्ते से आश्रम में लाया जाएगा तो कम से कम हम उन्हें रास्ते में एक बार मिल सकते हैं। तो इस बात के लिए वो अंदाजा लगा रहे थे, कि अनुमान लगा रहे थे कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। कि जो लाइनें सिंपल है, क्लियर है, वो क्लियर हो रही है, उसको समझाने की जरूरत नहीं। सबसे मेन घटना है कि पटेल की गिरफ्तारी, और पटेल की गिरफ्तारी के कारण उनको दी जाने वाली सजा, कि अपराध कौन सा घोषित किया गया, कि इन्होंने के नियम को, उस कानून को भंग किया है कि जिसमें सभा में बोलने की इजाजत नहीं थी, पर सिर्फ 2 शब्द कहने पर उन्हें अंग्रेजों ने कानून भंग करने के अपराध में 3 महीने की सजा सुनाई थी। अब सभी लोग उनको देखने के लिए आश्रम के बाहर खड़े थे। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल पटेल की गिरफ्तारी करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। उन्हें लग रहा था कि हम लोग चाहे उनका इंतजार कर रहे हैं, पर अंग्रेजी सरकार जो है वो उनको यहाँ कुछ समय के लिए रुकने नहीं देगी, और वो यहाँ से उन्हें जल्दी ही ले जाएंगे। लेकिन मोटर रुकी। लगता है कि पटेल का रोब ही था
कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। अब वहां पर कुछ समय के लिए जो उनको अनुमान था नहीं रोका जाएगा पटेल को, पर उन्हें रोका गया कि अब उन लोगों को लग रहा था कि उनकी रोबदार व्यवहार के कारण या उनके रोब के कारण पुलिस को वहां मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त बहुत छोटी सी मुलाकात के कुछ समय के लिए ही इस मुलाकात का वर्णन पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। आशय स्पष्ट कीजिए के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो कि ये वाक्य पटेल ने गांधी को क्यों कहे या इसका आशय क्या है कि मैं चलता हूं, कि मैंने अपने हिस्से का जो स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना जरूरी योगदान था वो कर दिया है, कि मैं अपने हिस्से का कार्य कर चुका हूं। अब आपकी बारी है कि अब इस आंदोलन को आपने संभालना है और इस यात्रा को आपने पूरा करना है कि मेरे हिस्से का कार्य होने के बाद अब आंदोलन की जो जिम्मेवारी है, जो उसकी बागडोर है, वो आपके हाथ है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया लोगों ने अपने विचार पेश किए कि लोग इस बात से हैरान थे कि क्या प्रतिक्रिया थी कि एक छोटे से वाक्य के लिए नियम तोड़ने का अपराध और उस पर उन्हें 3 महीने की सजा, ये अंग्रेजों के कानून की सख्त रवैये का परिणाम था कि लोग इस बात पर विचार कर रहे थे। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली के सेंट्रल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया कि जिसमें बिना मुकदमा चलाए, कि उनको क्या लग रहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति को बोलने के कारण 3 महीने की सजा, और वो भी बिना मुकदमा, बिना किसी बहस के सीधा निर्णय दिया गया जज ने, और किस धारा, किस कानून के अंतर्गत ये फैसला सुनाया गया ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। तो बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के इस सरकारी कदम की भर्त्सना की गई कि पूरी तरह से निंदा, कि इस बात के लिए वो लोग पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि बिना मुकदमा, बिना किसी अपराध के, बिना किसी नियम के कि किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को सजा दी जा रही है, कि ये उनके एक कठोर रवैये का परिणाम था। अब प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। प्रस्ताव कि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात के लिए प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजों से इस बारे में पूछा जाए, कि पुलिस से पूछा जाए कि उन्होंने किस अपराध या किस तरह बिना मुकदमा चलाए उन्हें सजा दी है, पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। किस लिए? क्योंकि कई लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे असेंबली में जो बैठे थे, तो इसलिए इस प्रस्ताव को पास होने में समय लगा। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उस समय भारत आज़ाद नहीं था, तो उस समय चाहे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने पहले, भारत के जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय सभी नेता एक थे, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, सब उस समय देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, प्रत्येक विचारों की स्वतंत्रता पर हमला है, कि व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का, अपनी किसी भी बात को स्पष्ट करने का पूरा अधिकार है। तो इस बात को नजरअंदाज करके इस स्वतंत्रता पर एक तरह से अंग्रेजों का ये कठोर व्यवहार है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बोलने भर से कि एक वाक्य कहने के कारण सजा दी गई है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके परिणाम गंभीर होंगे। नजीर उदाहरण कि भारत सरकार, उस समय भारत की सरकार कौन थी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजी सरकार जो है एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है कि जिसके परिणाम के जो भी इसके रिजल्ट हैं वो और गंभीर होंगे। उन्हें लगता था कि देश की आज़ादी के लिए ये कदम और अधिक जोर से रखा जाएगा, कि लोग जो है इसमें और बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि अंग्रेज अपनी जो सत्ता को निभाने के लिए गलत कदम उठा रहे हैं वो सब देख रहे थे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था। अब पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल को की गिरफ्तारी रास से हुई।
अब उसी स्थान पर गांधी जी भी पहुंचे, तो तब भी वही कानून लागू था और उन्हें लगता था कि अब गांधी भी अगर कुछ बोलेंगे तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पटेल की गिरफ्तारी किस कानून के तहत की गई, कि बोलने की स्वतंत्रता को खत्म करने के कारण, कि उन्हें लग रहा था कि आंदोलन जो है वो चुपचाप शांति से निकाला जाए, पर लोगों के कहने पर उन्होंने जब एक वाक्य बोला तो अंग्रेजी सेना को लगा कि इन्होंने भाषण की स्वतंत्रता के भाषण देकर उस नियम को भंग किया है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब रास में उसी स्थान पर गांधी पहुंचे और लग रहा था कि उन्हें भी उसी तरह गिरफ्तार किया जाएगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई के उसको उसका अगुवाई नेतृत्व के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वहां पर उन्हें लग रहा था कि अब पटेल की गिरफ्तारी के बाद गांधी वहां पहुंचने वाले थे, कि अगर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां तीसरा व्यक्ति कौन था, तैयब जी, कि वो उस कूच की उस यात्रा की तैयारी के लिए आगे आ चुके थे कि इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के बाद मैं आगे आ जाऊंगा। पर बोरसद से निकलने के बाद, कि बोरसद से जब वो रास के लिए निकले तो सभी आश्वस्त थे, कि सभी को इस बात का के आश्वासन था, कि उनको लग रहा था कि पूरी तरह से वो अपनी तरफ से विश्वस्त थे, कि उनको विश्वास था कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब जब जलालपुर रास से पहले का स्थान, रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। अब रास में जब गांधी जी पहुंच गए तो वहां पर लोगों ने उनका भव्य अच्छी तरह से शानदार स्वागत किया। दरबार समुदाय के लोग, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि दरबार समुदाय के लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या योगदान दिया, कि अंडरलाइन कर लो इस समुदाय के बारे में। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। जब वो रास पहुंचे वहां पर उनका स्वागत करने वाले लोगों में से सबसे आगे कौन थे, दरबार समुदाय के लोग। और उनमें गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। कि गांधी ने अपने भाषण में, अब गांधी ने भी उस नियम का उल्लंघन किया। गांधी ने उन्होंने तो पटेल ने तो केवल एक शब्द एक वाक्य बोला था, पर गांधी ने वहां पर पूरी तरह से भाषण दिया। और भाषण में दरबारों का, दरबार समुदाय के लोगों का खास तौर पर उल्लेख किया, उनके बारे में बात की। कुछ दरबार रास में रहते हैं। अब दरबार यहाँ पर जो है वो उस जाति के लोगों के बारे में है जो गीत संगीत से जुड़े हुए थे। उन लोगों के बारे में गांधी ने रास में भाषण में, अपने भाषण में उनके बारे में चर्चा की। पर उनकी मुख्य बस्ती अब उसी समुदाय के लोगों के बारे में बताने लगे हैं, कि दरबार समुदाय के जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मुख्य तौर पर कनकापुरा और उसके सटे उसके पास के गांव देवन में। के दरबार समुदाय के लोग कहाँ से आए थे, कि कनकापुरा से और उसके पास एक गांव देवन में से। दरबार लोग रियासतदार होते थे, रियासतदार जिनके पास अच्छी संपत्ति होती थी, जिनके पास अपनी जमीन जायदाद, रियासत अपने जमीन जायदाद होती थी, तो वो एक तरह से अच्छी संपत्ति के मालिक होते थे। उनकी साहबी थी, कि उनको जब उनके पास जमीन जायदाद थी, उनके पास रियासत थी, तो वो अच्छे साहब कहलाते थे। ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, कि वो एक तरह से राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करते थे। कि दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। अब यहाँ किस स्थान को कहा गया है, कि रास को। वो रहने वाले कहाँ के थे, कनकापुरा और उसके पास के गांव के। उनके पास वहां पर काफी जमीन जायदाद थी, उनके पास रहने के लिए काफी ऐशो आराम के साधन थे, कि एक तरह से वो राजा की तरह वहां जीवन व्यतीत करते थे। पर अपना सब कुछ छोड़कर वो अब रास में आकर बस चुके थे। और गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे। आशय स्पष्ट कीजिए के लिए, कि गांधी ने दरबार समुदाय के लोगों के लिए यह वाक्य क्यों कहा, कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। क्योंकि पूरी तरह ऐशो आराम से रहने के बाद भी वह लोग
स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए इस आराम की ज़िंदगी को छोड़कर एक तरह से हिम्मत के अपने आराम को छोड़ना व्यक्ति के लिए काफ़ी हिम्मत का काम है। जब सब सुख-सुविधा हो, जब पैसे, हर तरह की चीज़ों की कमी ना हो, तो फिर भी एक ऐसा जीवन व्यतीत करना जिसमें खाने की भी ज़रूरत की भी चीज़ों की मुश्किल हो, तो ये काम एक हिम्मत का है और त्याग के सब कुछ होते हुए भी छोड़ देना। इसलिए गांधी ने ये कहा कि इनसे आप, इस समुदाय के लोगों से आप त्याग और हिम्मत का जीवन की सीख ले सकते हो कि ये हमारे लिए एक उदाहरण के समान है। अब उस वहाँ पर अब भाषण हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अंग्रेजों ने जिस पटेल की गिरफ्तारी की भी तो वहां पर किस कारण से कि उसने अपनी रंजिश, वहां का जो कलेक्टर था उसको अपनी रंजिश भी थी कि उसने इतना बड़ा भाषण नहीं दिया था पटेल ने कि जो नियम का उल्लंघन हो, पर उसने अपना भी जो गुस्सा था वो निकालने के लिए कि उसको अहमदाबाद से भगा दिया था। अब गांधी के भाषण के बाद भी उसकी गिरफ्तारी वहां पर नहीं हुई। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी कि अब उन्होंने सोचा था कि साबरमती, जहां पर उन्होंने दांडी यात्रा का कि सबसे पहला नियम कि नमक कानून, कि नमक के कानून को बनाना था, नमक को बनाना था, उस कानून को तोड़ना था कि अंग्रेज जो नमक बना रहे थे हमारे समुद्र के किनारे, उस नियम के लिए वहां पर सबसे पहले जो बैठक होनी थी तट किनारा। तो वहां पर उस बैठक में पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे गांधी से मिलना चाहते थे, उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले, एक तरह से उस भाषण से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि वह पहले इस मीटिंग इस भाषण से पहले कि जब वो साबरमती के तट पर पहुंचे उनसे एक बार मुलाकात कर ले, पर गांधी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और इसके बारे में उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा, तुमको पूरी रात तुमको पूरी रात जागरण करना पड़ेगा, जागरण की जागना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। कि इसका अभिप्राय कि वो उसको क्या कहना चाहते थे कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक रात जागना पड़ेगा, और अगर कल रात से पहले कि तुम वापस लौटना चाहते हो तो तुम इससे नहीं बच सकते। कि अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मुलाकात करके वापस चले जाओ तो ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है। कि मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक कि जो भी संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति है कि वो तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, कि प्रयाण की इस यात्रा की कठिनतम के सबसे कठिन घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। हमारा जो चैप्टर है दिए जल पड़े, कि कौन से दियों की बात की गई है। इसमें नदी का वर्णन है कि नदी में जब समुद्र के पानी में से उन्होंने नमक कानून को बनाने के लिए, नमक बनाने के लिए अपनी यात्रा करनी थी, तो वो भूमि जो थी वो दलदली थी, कि वहां पर दलदल था। तो इस कारण उन्होंने ये पहले ही उसको संकेत कर दिया जवाहरलाल नेहरू को कि तुम्हें मेरे पास जहां पर भी मैं हूँ वहां पहुंचने के लिए, कि वो स्थान इतना कठिन है तुम्हारे पहुंचने के लिए, तुम्हें मछुआरों के कंधों पर, के दलदली भूमि होने के कारण वहां नाव जो है वो नहीं चल सकती, और इसलिए तुम्हें उन लोगों के कंधों पर बैठकर उस धारा को पार करना पड़ेगा। और मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवन की लिए भी इस प्रयाण यात्रा कि इस यात्रा में जरा भी विराम नहीं दे सकता, विराम रुकावट। कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे, एक तरह से उन्होंने पहले ही कह दिया कि तुम राष्ट्र के, भारत के प्रमुख सेवक हो, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी इस यात्रा को रोक नहीं सकता। क्योंकि तुम अगर चाहते हो कि मैं आज ही तुम्हें मिलकर वापस चला जाऊं तो तुम्हें जाने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, और रात में तुम मेरे पास पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। एक तरह से उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनको आने वाली कठिनाई के बारे में भी बता दिया।
कि तुम्हारा मेरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, कि इस बात के लिए लोगों में जो विरोध था, लोगों के मन में जो अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा था, वो जायज था। कि गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पुश्तैनी जो पूर्व काफी पूर्वजों से पुराने मुखिया जो थे, वो पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। कि अब गांधी जी जब रास में पहुंचे, उन्होंने वहां पर जो भाषण देने के लिए जनसभा, लोगों की सभा इकट्ठी की थी, उससे पहले ही जो गांव थे, आसपास के गांव के मुखिया जो थे या पटेल थे, वो अपना इस्तीफा दे चुके थे, कि वो एक तरह से सरकार के कार्य के खिलाफ थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग में ही करेंगे, आधिपत्य जहां पर उनका अधिकार है। कि गांधी क्या चाहते थे कि वो अंग्रेजों से डरकर नहीं, उनके सामने कि जिस भूमि पर उनका अधिकार है, जहां पर वे नमक बना रहे हैं, हम सबसे पहले उसी भाग से ये यात्रा शुरू करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, कि किसी राजा के इलाके से नहीं गुजरेंगे। कि किस लिए, कि अगर आंदोलन सीधा होगा, कि अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई सीधी होगी बिना किसी राजा या बिना किसी और व्यक्ति को बीच में डाले हुए, तो हमें जो भी उसका बदल में मिलेगा, कि अगर वो गिरफ्तार भी करते हैं तो उसमें किसी और लोग या किसी और भारतीय का नुकसान ना हो। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। अब दांडी रास से दांडी तक जाने के लिए उन्हें जो यात्रा करनी थी, वो क्या सोचते थे कि मैं उस रास्ते से जाऊं जिसमें अंग्रेजों का अधिकार है, जिस रास्ते में राजा या कोई राजघराने की रियासत आती थी, वहां से न गुजरना पड़े। पर फिर भी उनको बड़ौदा रियासत में से गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर, अगर वो ना करते, अपनी यात्रा को और किसी रास्ते से ले जाते, तो वो यात्रा जो थी वो 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ना चाहते हुए भी गांधी ने बड़ौदा की रियासत से गुजरना क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसा ना करके यात्रा जो थी वो और लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। अब सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। सत्याग्रही जो इनके साथ आने वाले लोग थे, वो पूरी तरह से अपने खुशी के साथ जो भी उनके पास साज सामान था, कि गाजे बाजे के बजाने वाले यंत्र और गाने वाले यंत्र, उनको लेकर वो रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया और बाकी सदस्य तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, कि वहाँ टोटल जनसंख्या तो जो थी उस गांव की 3000 थी। लेकिन उनकी जनसभा में, पर जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भाषण देंगे, या उन्होंने वहां पर जो सभा करनी थी, उसमें 20,000 लोग जो थे, उससे भी ज्यादा लोग शामिल हो गए थे। कि वहां पर उसकी टोटल जनसंख्या से भी अधिक लोग जो थे वो उसमें शामिल हो गए थे। अब अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र किया और ये भी कहा कि सरदार को ये सजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है, कि उनको लौह पुरुष भी कहते थे। एसएस में भी पढ़ते होंगे आप उनको, आयरन मैन। तो सरदार को ये सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। अब यहाँ पर गांधी ने अपने जब भाषण देना शुरू किया, तो सबसे पहले पटेल की बात की और साथ साथ ये भी कहा कि आपकी सेवा के इनाम के रूप में उनको ये सजा दी गई है। और सरकार, इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया, क्योंकि कौन कौन से लोग इस्तीफा दे चुके थे, कि जो रियासतदार थे या जो गांव के पुश्तैनी मुखिया थे, वो सब अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे। और उन्होंने कहा कि फिर भी कुछ मुखी और कुछ तलाटी, तलाटी तल में रहने वाले, कि जो किसी एक कार्य में किसी भी जिसमें चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, उसमें मिले हुए लोग हैं जो अंग्रेजों के तरफ है,
कि वो गंदगी पर मक्खी की तरह के चिपके हुए हैं, कि उन्होंने उन लोगों को गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए कहा कि जो गंदगी कहाँ अंग्रेज सरकार को, और मक्खी की तरह जो सरकारी लाभ उठाना चाहते हैं, जो सरकार से मिलने वाले वेतन और सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते, वो अभी भी गंदगी की पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ को भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरह से उन भारतीयों की तरफ ये संकेत था जिन्होंने सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रदर्शन नहीं किया था, और जो लोग छोड़ चुके थे उनको तो उन्होंने कहा कि ये देश के हित के लिए कार्य कर रही है, और जिन्होंने नहीं छोड़ी उनको गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए लोग कहा, और ये कहा कि वह निजी अपनी तुच्छ स्वार्थ के लिए स्वार्थ में लगे हुए हैं, और इसलिए उन नौ सरकारी सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब ये भी कहा कि आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहोगे, कि आप के देश के नुकसान में कब तक उन सरकार के साथ मिले रहोगे। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी तरफ क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है, कि अब वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या उस सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य को देखते हुए कम से कम वो इस लूट को रोकने का एक